यहाँ पर बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 2021 में यूपी टेट एग्जाम में बाल विकास के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए थे। कौन कौन सा? अभ्यास का नियम दिया था, तत्परता का नियम दिया था और प्रभाव का नियम दिया था। ये तीनों मुख्य नियम है, याद रखिएगा। और 5 गौण नियम भी बताया था। कौन कौन? मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। यहाँ पर अभिवृत्ति का नियम यह मुख्य नियम नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलर तथा कोहका के अनुसार सीखना होता है, किसके द्वारा सीखना होता है? देखिए दोस्तों, कोहलर, कोहका तथा वर्दीमर के अनुसार सूझ द्वारा सीखना होता है। सूझ द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूझ का आशय अचानक किसी समस्या का हल निकलने से है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? ये सभी प्रश्न 2021 में यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? तो देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक निर्माणवाद के जनक वाइगोत्स्की हैं। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? देखिए दोस्तों, संचयी होना यह विकास की विशेषता है, दिशात्मक होना यह भी विशेषता है, विशिष्ट होना भी है, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना यह विकास की विशेषता नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक गाल्टन हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन याद रखिएगा, गाल्टन हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं। फ्रांसिस गाल्टन प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने वैयक्तिक विशेषताओं की आनुवंशिकता का अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। न्यूनतम स्तर क्या है? देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे नीचे मतलब न्यूनतम स्तर जो है ये ज्ञान का है। इसके बाद क्या है? बोध है। बोध के बाद अनुप्रयोग है। इससे ऊपर विश्लेषण है। विश्लेषण के बाद क्या है? संश्लेषण है। और सबसे ऊपर मूल्यांकन है। सबसे उच्च स्तर कौन सा है? मूल्यांकन है। न्यूनतम स्तर कौन सा है? ज्ञान है। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान यहां पर पूछा गया है। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? तो अंतिम सोपान है पुनः प्रतिपुष्टि। क्या है? पुनः प्रतिपुष्टि। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? पुनः प्रतिपुष्टि। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण में 6 चरण शामिल किए गए हैं। पहला चरण क्या है? पाठ्य योजना है। दूसरा है शिक्षण। तीसरा है प्रतिपुष्टि। चौथा है पुनः योजना। पांचवा है पुनः शिक्षण और छठा है पुनः प्रतिपुष्टि। ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम चरण क्या है? पुनः प्रतिपुष्टि है। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा विचार प्रवाह आवश्यक है। क्या है? विचार प्रवाह आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में विचार प्रवाह होना आवश्यक है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए दोस्तों, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक आसबॉर्न है। कौन है? आसबॉर्न है। आसबॉर्न यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण CD मॉर्गन एवं HA मुरे द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, प्रथम अवस्था क्या है? आयोजन है। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन कहलाती है। नेक्स्ट है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक ने किया था। याद रखिएगा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक, तीनों अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो उपयुक्त तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, 30 में आपका कितना स्कोर सही होता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए दोस्तों, गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर गार्डनर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये सभी प्रश्न दोस्तों बार बार यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। याद रखिएगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, बुद्धि के 2 तत्व होते हैं। एक सामान्य तत्व होता है जिसे जी फैक्टर कहा जाता है, और एक विशिष्ट तत्व होता है जिसे एस फैक्टर कहा जाता है।
ठीक है। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट विधि ये दोस्तों किलपैट्रिक से संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किलपैट्रिक द्वारा किया गया था। तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्ययोजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। पाठ्ययोजना में प्रस्तावना प्रश्न छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो यहां पर बी ऑप्शन प्रस्तावना प्रश्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलत वाक्य को चुनिए। गलत वाक्य को चुनिए। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, यह तो सही वाक्य है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, यह भी सही है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, यह भी सही है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण सीखते हैं, नियंत्रित वातावरण में नहीं सीखते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, यह कथन क्या है? गलत है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? तो 86वां संशोधन, याद रखिएगा बी ऑप्शन। संविधान के 86वां संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। इस संविधान संशोधन के अनुसार दोस्तों 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। शिक्षण के कार्य में क्या सम्मिलित है? शिक्षण के कार्य में दोस्तों मूल्यांकन कार्य सम्मिलित है, इसके साथ में उपचारात्मक कार्य भी सम्मिलित है, निदानात्मक कार्य भी सम्मिलित है। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल हो। यहां पर सबसे कम पूछा गया है, तो शिक्षक एकाधिकारवादी होगा तो शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तो भी कम प्रभावशाली होगा, केवल लिखने पर बल दिया जाएगा तो भी शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए दोस्तों चॉम्स्की ने दिया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाषा रूपांतरण का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। चॉम्स्की को भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? देखिए दोस्तों एंटागोनिस्टिक ये सही नहीं है। शारीरिक गठन के संबंध में एंटोगोनिस्टिक सही नहीं है। एंटोगोनिस्टिक से तात्पर्य दोस्तों जब कोई व्यक्ति प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक है। याद रखिएगा सेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। कौन कौन? एक है मेसोमॉर्फिक, आयताकाय भी इसे कहा जाता है मेसोमॉर्फिक को। ऐसे व्यक्ति गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। जो व्यक्ति गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं उन्हें मेसोमॉर्फिक की श्रेणी में या आयताकाय की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। एक है एक्टोमॉर्फिक, इसे लंबकाय कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति दुबला पतला तथा कमजोर शरीर वाले होते हैं एक्टोमॉर्फिक में। तो सेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। एक आपका मेसोमॉर्फिक हो गया, एक एक्टोमॉर्फिक हो गया और एक एंडोमॉर्फिक हो गया। एंडोमॉर्फिक का मतलब गोलकाय। ऐसे व्यक्ति का शरीर शारीरिक गठन गोल मटोल तथा नरम होता है एंडोमॉर्फिक में। तो यहां पर शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? एंटागोनिस्टिक ये सही नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अफ्रीडा के घटकों की पहचान करें। अफ्रीडा के घटकों की पहचान यहां पर करना है। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी अफ्रीडा के घटकों की पहचान है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन ये सभी अफ्रीडा के क्या हैं? घटक हैं। मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड थे। तो यहां पर पहला ऑप्शन सिगमंड फ्रायड आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री यह स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन भी संबंधित है। व्यवहार रूपांतरण तकनीकी भी संबंधित है। त्रुटियों के माध्यम से सीखना यह संबंधित नहीं है। यह दोस्तों यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था, त्रुटियों के माध्यम से सीखना। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। तो डी ऑप्शन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के चरित्र
निर्माण संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। यहाँ पर चरित्र निर्माण आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि ज्ञान, अवबोध और विश्लेषण, अनुप्रयोग, संश्लेषण तथा मूल्यांकन ये सभी संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, चरित्र निर्माण। कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? चरित्र निर्माण संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर शिक्षण का स्तर है, अवबोध स्तर है, प्रत्यावर्ती स्तर है, अभिप्रेरणा स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण का स्तर वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। इसमें छात्रों का क्रमबद्ध तरीके से दोस्तों बौद्धिक विकास किया जाता है। शिक्षण के मुख्यतः 3 स्तर हैं जिनके आधार पर बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जाता है। कौन कौन है? एक है प्रत्यावर्ती स्तर, इसे दोस्तों चिंतन स्तर भी कहा जाता है, और एक है अवबोध स्तर या इसे बोध स्तर भी कहा जाता है, एक है स्मृति स्तर। ये तीनों शिक्षण के स्तर हैं। अभिप्रेरणा स्तर नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एरिक्सन ने किया था। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यहाँ पर भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। ये सभी प्रश्न दोस्तों आगामी यूपी टेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बहुत से प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।